इस्त्री कर दो, वहां रखा हुआ पंखा चालू कर दो। जनाब मेरी वॉइस सबको आ रही है, पहले तो ये बताएं। जी सर आ ठीक है। अब देखें यहाँ पर आप लोगों के सामने एक सवाल लिखा है कि डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ दोस एम्प्लॉयज whose salary is greater than the average salary of all employees। क्या समझ में आ रहा है इस सवाल से? तो सबसे पहले तो जनाब यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस क्यूरी को, ताकि हम इस सवाल से, ये वाले सवाल को अपने इस टेबल से समझने की कोशिश करें। हमसे सिंपल ये कहा जा रहा है कि जनाब आप उन तमाम लोगों के रिकॉर्ड उन लोगों का तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दो जिनकी सैलरी पूरी कंपनी की एवरेज सैलरी, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी एवरेज सैलरी से बड़ी होनी चाहिए। तो एवरेज सैलरी मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई इन तमाम लोगों की जितनी भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उन तमाम लोगों की सैलरी को सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैलरी कर दो तो एवरेज निकल आएगी। तो जो एवरेज वैल्यू आए, सही है, उससे बड़ी जिसकी भी सैलरी हो तो जनाब आप उसको जो है वो कर दो, डिस्प्ले कर दो। अच्छा फवाद क्या कह रहे हैं? तो जनाब यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि भाई अगर हम एग्रीगेट फंक्शन तो हम सबको पता है कौन कौन से होते हैं जनाब। होते हैं एवरेज, इसी तरीके से काउंट, इसी तरीके से मैक्सिमम, इसी तरीके से मिनिमम एंड सो फोर्थ। सबको पता है ये बात। तो जनाब अगर मैं यहाँ पर अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं। कि अगर मैं चाहता हूँ कि इन तमाम लोगों की एवरेज सैलरी निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि सेलेक्ट एवरेज का एग्रीगेट फंक्शन यूज करूँगा। उसके पैरेंथेसिस में किसके ब्याह पर सैलरी चाहिए, एवरेज चाहिए, तो भाई सैलरी के ब्याह पर एवरेज चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जनाब मैं सिर्फ इतना काम करूंगा ना तो ये तमाम एम्प्लॉयज की सैलरी को की एवरेज सैलरी निकाल के मुझे दे देगा, जो कि 2533 रुपए, सही है, 2533 रुपए। अब ये तो हमें नहीं पता, इस सवाल में कहीं भी नहीं बताया हुआ। तो जनाब हमें ये चाहिए कि भाई उन लोगों का पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दो जिनकी सैलरी ओवरऑल सैलरी से बड़ी, ओवरऑल की एवरेज सैलरी से बड़ी होनी चाहिए। तो हमें यकीनन ये वाला काम जो है वो एक, इस जो मैंने ये वाली क्यूरी बनाई है ना, इसको एक लेवल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करो कि आपको चाहिए क्या है। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय, हमें ये चाहिए, उन लोगों का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं मेंशन नहीं किया कि डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी वॉट एवर, कोई कॉलम मेंशन नहीं किया हुआ। तो ऐसे सवालों में जनाब आप लोगों को एहतियात बरतनी होगी कि अगर सवाल ऐसे आ जाएंगे तो आपने किसी कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप स्टैटिक लगाओगे। अगर आपको स्पेसिफिक किया जाता है इन, जैसे यहाँ पर किया जा रहा है कि भाई नेम कॉमा के बाद सैलरी, नेम कॉमा सैलरी, तो यहाँ पे आप स्टैटिक नहीं लगा सकते, आपकी क्यूरी गलत हो सकती है। गलत से मुराद क्यूरी लॉजिकल तो गलत नहीं होगी, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं थी जो आपके टीचर ने आपसे पूछी, सही है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर आपकी डिटेक्शन कर सकता है अगर वो करना चाहे, नहीं करे तो बहुत अच्छी बात है। तो सेलेक्ट स्टैटिक फॉर एम्प्लॉय हमें कुछ ये चाहिए वेयर, अब सैलरी जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए। तो हमारे जहन में ये आता है हम सीधा सीधा ये वाला काम क्यों ना कर दें। अब ये मुझे बताओ कि क्या ये चीज़ पॉसिबिलिटी है या नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास। तो हमें सब क्यूरी की क्या ज़रूरत है, हो तो गया इससे काम। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो क्या ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी? सब क्वेरी है ही नहीं सर, ये इसमें फंक्शन आ गया। हाँ तो ज़रा इलेबरेट करो क्या चक्कर है यहाँ पे। देखो ना वेयर के बाद में सैलरी को, जो भी सैलरी होगी मैं यहाँ पर ओवरऑल एवरेज सैलरी निकाल तो रहा हूँ, ये रिटर्न करेगा एवरेज सैलरी और ये कंपेयर करेगा अगर जो भी जिसकी भी सैलरी अगर इस एवरेज सैलरी से ग्रेटर होगी तो उसका पूरा रिकॉर्ड नहीं चलेगा ना।
Yes, sir. जी कोई और है जो इस बारे में कुछ कहना चाहेगा? रयान, कुछ जहन में आ रहा है? ग्रुप बाय की जो हम लोगों ने क्लास ली थी उसमें वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस पड़ा था? आप लोगों से वाइवा में भी क्वेश्चन किया था ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज? वेयर पे कभी भी एग्रीगेट फंक्शन डायरेक्ट नहीं आता। यहां पर देखो ना कि सैलरी के बाद आप डायरेक्ट एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। An aggregate function may not appear in the where clause unless it is, जब तक कि ये सब क्यूरी ना बन जाए, जब तक कि इसमें हैविंग का क्लॉज ना आ जाए, तब तक कि आप ये वाला काम नहीं कर सकते। तो इट इज नॉट पॉसिबल विथ सिंपल क्यूरी बाय यूजिंग सिंपल वेयर क्लॉज। तो जनाब हमारे पास इसको एक लेवल प्रोवाइड करना पड़ेगा, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, एम्बेड कर दिया विद द वेयर क्लॉज। अब यहां पे आप हंसी खुशी निकालो, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ पर इन दोनों क्यूरी को एग्जीक्यूट कर लूँ तो जनाब आप यहाँ पर देख लीजिए कि मुझे सिर्फ उन लोगों का रिकॉर्ड मिल रहा है जिनकी एवरेज सैलरी किस, अब एवरेज सैलरी मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाई थी, कितनी आ रही थी? 2533 रुपए ना। तो 2533 से बड़ी फिगर जिन लोगों की है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये वाली एग्जांपल समझ में आई सबको? यस सर। ये हमारे पास है फर्स्ट लेवल ऑफ सब क्यूरी। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट आता है सब क्यूरी से रिलेटेड, वो होता है को रिलेटेड सब क्यूरी। ये सब क्यूरी की एक टाइप है जिसको हम लोग को रिलेटेड सब क्यूरी कहते हैं। अब इसमें और सब क्यूरी में के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन इसके ओवरऑल जो इसकी एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया है ना, या जो एग्जीक्यूट होने का जो इसका तरीक़ेकार है वो सब क्यूरी से डिफरेंट है। क्लास यहाँ पर ये देखो कि हमने जितनी भी सब क्यूरीज लगाई हैं तो उनमें जितनी भी जो भी सब क्यूरी हैं वो स्पेसिफिक एक रिजल्ट लेके आ रही हैं, और वो रिजल्ट जनाब हमारी आउटर क्यूरी से क्या हो रहा है, इस वाली क्यूरी से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना, अगर अज्यूम किया जाए तो सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एंड डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू, तो ये क्या लेके आ रहा है, ये डिपार्टमेंट नंबर ही तो लेके आ रहा है। फिर वो इससे कंपेयर कर रहा है कि भाई डिपार्टमेंट नंबर जो आ रहा है 30 आ रहा है, वो 30 के इक्वल कर रहा है। और उसके बाद ये वाली जो सब क्यूरी है वो क्या लेके आ रही है जनाब, वो एक एडम की सैलरी लेके आ रही है। और वो तो ये दोनों जो जो लेवल ऑफ क्यूरीज हैं, जो दोनों जो सब क्यूरीज हैं, वो स्पेसिफिक जो वेयर क्लॉज के साथ जो कॉलम लिखा हुआ है उसकी वैल्यू लेके आ रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सब वेयर के बाद आपने कोई कॉलम लिखा है उसके बाद एम्बेड होने वाली जो सब क्यूरी है उसमें कॉलम सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो वो आपकी सब क्यूरी इंप्लीमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जनाब ये सब क्यूरी का ऑब्जेक्टिव ही यही है ना कि ये वाली इसको जो वैल्यू चाहिए वो ही सब क्यूरी लेके आएगी ना। अब इसी तरीके से डिपार्टमेंट नंबर को जो वैल्यू चाहिए वो कौन लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है। तो लेकिन को रिलेटेड सब क्यूरी में क्या होता है कि को रिलेटेड सब क्यूरी में क्या होता है, जो इनर क्यूरी सब क्यूरी में क्या चल रहा है कि भाई आउटर क्यूरी को चाहिए इनर क्यूरी से एक वैल्यू, लेकिन कोरिलेटेड सब क्यूरी में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखो पहले लाइन में, कोरिलेटेड सब क्यूरी इज द सब क्यूरी दैट यूजेस वैल्यू फ्रॉम द आउटर क्यूरी। अब यहाँ पर सब क्यूरी में क्या हो रहा था कि भाई आउटर क्यूरी यूज कर रही थी इनर क्यूरी की वैल्यू, तो
इनर क्यूरी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमें रिटर्न कर रही थी, जो कि आउटर क्यूरी उस वैल्यू को यूज कर रही थी। लेकिन कोरिलेटेड सब क्यूरी में इसका रिवर्स काम है कि कोरिलेटेड सब क्यूरी में क्या होता है, जो इनर क्यूरी होती है ना, वो आउटर क्यूरी से वैल्यू कंडीशन को ले रही होती है और रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर रही होती है जब तक उसको वो कंडीशन ना मिल जाए। इसको मैं अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। दिस मीन दैट द सब क्यूरी इज एग्जीक्यूटेड repeatedly once for each row that might be selected by the outer query। तो यहाँ पे देखिए कि इसका मतलब ये है कि जनाब जो सब क्यूरी है वो तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी, एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, तब तक कि उसको आउटर क्यूरी से उसकी स्पेसिफिक कंडीशन ना मिल जाए जो कि सेलेक्ट की गई है। अब यहाँ पर जनाब एग्जाम्पल देख लो, वही टेबल है जो हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, यही वाला टेबल है, 6 लोगों का टेबल है, स्मिथ, एडम, जॉन, सैम, एलेक्स और वरन का। तो यहाँ पर स्मिथ, जॉन, एडम, स्टीव और एलेक्स और वरन का है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, अब ये सिंपल सब क्यूरी की एग्जाम्पल नहीं है, अब इसको कहा जा रहा है कि भाई ये कोरिलेटेड सब क्यूरी की एग्जाम्पल है। क्यों? इसमें इस सवाल में ऐसा क्या है कि जिससे हमें ये पता चले कि जनाब अब यहाँ पर सब क्यूरी जो है वो स्पेसिफिक रिजल्ट जनरेट नहीं करेगी, सब क्यूरी जो है वो आउटर क्यूरी से कंडीशन लेते हुए रिपीटेडली चलेगी। अब सवाल समझिएगा, इस एग्जाम्पल से आई होप कि समझ में आ जाएगा कि कोरिलेटेड सब क्यूरी का जो है वो क्या है, उसका किस तरीके से चलता है, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ नेम डिस्प्ले करो उन तमाम एम्प्लॉयज का जिनकी सैलरी ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी ऑन देयर ओन डिपार्टमेंट। अब जो हमने ये वाला काम किया ना, अभी जो हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी कि जनाब मुझे तमाम लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिनकी सैलरी ओवरऑल सैलरी की एवरेज सैलरी से बड़ी है। लेकिन अब इस सवाल में ऐसा नहीं है, इस सवाल में एवरेज सैलरी का तो जिक्र है लेकिन स्पेसिफिक अपने डिपार्टमेंट की, यानी हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग जो हैं वो इनरोल्ड हैं और डिपार्टमेंट वाइज रिपीटेडली एग्जीक्यूशन करनी है, आपको चेक करना है कि भाई पहले फॉर सपोज यहाँ पर 20, 30 और 10 ये 3 डिपार्टमेंट यूज हो रहे हैं। अब आपको क्यूरी ऐसे लिखनी है कि वो रिपीटेडली इस हर डिपार्टमेंट को चेक करते हुए चले कि सबसे पहले वो अपनी पहली एग्जीक्यूशन में 10 डिपार्टमेंट को उठाए, उनकी एवरेज सैलरी को काउंट करे, कैलकुलेट करे और फिर मैच करे कि जनाब उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक एवरेज सैलरी से बड़ी सैलरी इन दोनों में से किसकी है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों की बात करूँ तो मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 से किसका रिकॉर्ड आना चाहिए जनाब, मेरे पास एलेक्स का रिकॉर्ड आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 30 और 20 को जब मैं सम करूंगा और डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो एवरेज मुझे क्या मिलेगा, 25,000। और 25,000 से बड़ी सैलरी या तो एलेक्स की होगी या तो वरुण की होगी। तो हमें इस टाइम जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जनाब एलेक्स की सैलरी जो है वो 25,000 से ज्यादा है। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 से एलेक्स को आना चाहिए। अब रही बात डिपार्टमेंट नंबर 20 की, तो 20 से बिलोंग कौन है, स्मिथ और एडम। अब 22 और 23 को जब आप सम कर दोगे, अगर मैं जनाब यहां पर कैलकुलेट करूं, अगर इन दोनों की सैलरीज को आपस में क्या करूं, कैलकुलेट करूं, तो जनाब कैलकुलेशन क्या है, अब 20 डिपार्टमेंट की मुझे चाहिए एवरेज सैलरी। तो जनाब 20 डिपार्टमेंट में 2 लोग बिलोंग हैं, एडम और स्मिथ। तो स्मिथ की सैलरी क्या है जनाब, 22,000। इसको प्लस कर दूंगा किससे, 23,000 से। तो जनाब मुझे कितनी सैलरी टोटल कितनी मिल गई, 45। इसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से, तो जनाब मेरे पास एवरेज सैलरी 22,500 आ गई। तो अब मुझे बताओ कि 20 डिपार्टमेंट से बिलोंग जो एडम और स्मिथ हैं, इन दोनों के रिकॉर्ड में से किसका रिकॉर्ड आना चाहिए, एडम का या स्मिथ का।
एडम। ठीक है, एडम का इसलिए आना चाहिए क्योंकि इनके डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है वो ये है, और इस एवरेज सैलरी से बड़ी एडम की सैलरी है 23,000। तो जनाब ये आ रहा। तो आप यहाँ पे देखो कि पहली एग्जीक्यूशन रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन इस डिपार्टमेंट के लिए हुई, फिर इस डिपार्टमेंट के लिए हुई। अब 30 डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो 30 डिपार्टमेंट से कौन बिलोंग है, जॉन और स्टीव, जो कि 30 डिपार्टमेंट से बिलोंग है। अब जॉन की सैलरी जो है जनाब 18,000 है, और जनाब स्टीव की 21,000 सैलरी आई जो है वो 24,000 है। और जब मैं इनको सम करूंगा और डिवाइडेड बाय, सॉरी नॉट दिस, मैं डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 2 करूंगा, तो मेरे पास 21,000 एवरेज सैलरी आएगी, जो कि डिपार्टमेंट नंबर 30 की है। अब 21,000 से बड़ी किसकी सैलरी है, स्टीव की या जॉन की? तो मेरे पास स्टीव का रिकॉर्ड आना चाहिए, क्योंकि स्टीव की सैलरी 21,000 की सैलरी से बड़ी है। तो लुब्बे मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए जनाब, 10 डिपार्टमेंट में से एलएफ का रिकॉर्ड आना चाहिए, 20 डिपार्टमेंट में से एडम का रिकॉर्ड आना चाहिए, और जनाब 30 डिपार्टमेंट में से किसका रिकॉर्ड आना चाहिए, स्टीव का रिकॉर्ड आना चाहिए। अब ये जो है वो सिंपल सब क्यूरी से पॉसिबल नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोरिलेटेड सब क्यूरी लिखनी पड़ेगी। और मैंने अभी आपको बताया कि कोरिलेटेड सब क्यूरी और सब क्यूरी दोनों सेम तरीके से लिखी जाती हैं, लेकिन फर्क क्या होगा वो एग्जीक्यूशन में भी आपको बताता हूँ जनाब। अब हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं कोरिलेटेड सब क्यूरी। कैसे कि भाई डिस्प्ले करके दो सिर्फ नेम उन लोगों का फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को मैंने एक टर्म बताई थी एलियस की, किसी को पता है एलियस क्या होता है? चलो एलियस के नाम से आप लोगों को नहीं आ रहा होगा ध्यान में, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि टेम्पररी तौर पर अगर किसी टेबल का नाम चेंज करना हो, अगर किसी कॉलम का नाम हमें अपनी मर्जी का देना हो, तो हम एज लिखते हैं। यस सर। ठीक है, तो एज के बाद जो हम नाम देते हैं वो जनाब एलियस होता है। एलियस का मतलब जनरल सिनेरियो में ये होता है कि हम नॉर्मली अपनी रियल वर्ल्ड में सिनेरियो में हम अपने दोस्तों को टेढ़े मेढ़े नामों से बुला रहे होते हैं, सही है, किसी को चिंटू कह दिया, किसी को मिंटू कह दिया, तो क्या उसका एक्चुअल नाम चिंटू मिंटू थोड़ी होता है, वो उसका एलियस होता है कि भाई दोस्ती यारी में हम उसको चिंटू मिंटू बोल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जनाब इस टेबल का एक्चुअल नाम है एम्प्लॉय, इसको हमने फॉर द टाइम बीइंग ई नाम दे दिया। ये यूं समझ लो कि जैसे हमने किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सेलेक्ट कर दो नेम एम्प्लॉय एज ई, सही है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन। अब यहां पे क्या आएगा कि जनाब सेलेक्ट, यहां पे आएगी सैलरी, सेलेक्ट एवरेज सैलरी, select average salary from employee where department number is equal to e dot department number। अब ये क्या किया है भाई, ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यही 3 वो लोग थे जिनकी सैलरी अपने ओन डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से क्या थी, बड़ी थी। फिर दोबारा देख लो एलेक्स और वेरन, इनकी जो अपनी जो एवरेज सैलरी थी वो क्या है, अगर हम इनको काउंट करें तो इनकी एवरेज सैलरी वो 35 और 27 के दरमियान बनेगी। ठीक है, और उससे बड़ी जिसकी भी सैलरी होगी तो जनाब एलेक्स और वारन की में से उसकी सैलरी आ जाएगी, क्योंकि एवरेज सैलरी एग्जैक्टली ये नहीं बनेगी और ना तो ये बनेगी, इनके दरमियान कोई फिगर बनेगी, इससे बड़ी और इससे छोटी। तो जनाब एलेक्स आ गया, ये आ गया एलेक्स। डिपार्टमेंट नंबर 20 की बात कर लो, डिपार्टमेंट नंबर 20 की बात कर लो। चलो अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई मुझे डिपार्टमेंट नंबर भी मिल जाए,
तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पर कह देता हूँ कि जनाब कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर दोबारा चेक कर लेते हैं। तो 10 डिपार्टमेंट में से कौन आया? एलेक्स आया। 20 डिपार्टमेंट में से जनाब सैम और स्मिथ में से कौन आया? स्मिथ की सैलरी 1500 रुपये थी, सैम की सैलरी 3000 थी। इनकी एवरेज सैलरी क्या बनेगी जनाब? इन्हीं दोनों के दरमियान की कोई सैलरी बनेगी, लाइक 21-22 कुछ बनेगी ऐसी। तो जनाब उस 21-22 से बड़ी सैलरी किसकी थी? सैम की थी। तो जनाब सैम आ गया 20 डिपार्टमेंट में से। अब बात करते हैं अगर 30 डिपार्टमेंट की, तो जॉन और एडम में से जनाब 30 डिपार्टमेंट में से जॉन का रिकॉर्ड आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि एडम की सैलरी जो है वो 2000 थी और जॉन की सैलरी 2500 थी। इन दोनों का अगर एवरेज निकलेगा तो विद इन दी बिटवीन इनके दरमियान निकलेगा, 2000 से बड़ा 2500 से कम। तो जो भी फिगर निकलेगी उससे बड़ी फिगर जनाब जॉन की है। तो ये आ गया। अब कोरिलेटेड सब क्यूरी में और सब क्यूरी में क्या फर्क है? मैंने अभी इससे पहले जब सब क्यूरी लगा रहा था तो सब क्यूरी जो है वो एक वैल्यू जनरेट करके दे रहा था, जिसका मतलब मैंने आपको डेफिनेशन में ये बताया था। बस मैं अपनी बात को एंड कर रहा हूँ, इसके बाद फिर जो भी हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि जनाब सब क्यूरी और कोरिलेटेड सब क्यूरी में फ़र्क ये है कि सब क्यूरी के अंदर जो ये सब क्यूरी होती है ना, वो एक वैल्यू रिटर्न करती है और उस वैल्यू को आउटर क्यूरी, जो ब्रैकेट से बाहर होती है ना पहली क्यूरी, वो आउटर क्यूरी कहलाती है, और जो ब्रैकेट के अंदर होती है वो इनर क्यूरी कहलाती है। तो जनाब सब क्यूरी में क्या होता है कि जो इनर क्यूरी होती है वो रिटर्न करके देती है आपको एक वैल्यू, जो कि उस वैल्यू को आउटर क्यूरी वेयर क्लॉज के साथ क्या हो रही है, कॉलम के साथ क्या हो रही होती है, वो मैच कर रही होती है। लेकिन कोरिलेटेड सब क्यूरी में मैंने आपको बताया कि जो इनर क्यूरी होती है ना, वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक कि उसको ये वाली लॉजिक ना मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर इस इनर क्यूरी को चलाऊंगा ना, तो ये मुझे कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगी। क्यों? क्योंकि द मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर ई डॉट एम्प्लॉय कुड नॉट बी फाउंड। अब यहाँ पे नोटिस करो कि मैंने एलियस क्यों लगाया। अगर मैं यहाँ पे एलियस नहीं लगाता ना, तो यहाँ पर ये कंसीडर करता कि भाई हमें तो ये देखना था ना कि भाई हर एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉय की इंडिविजुअल सैलरी हमें काउंट करनी थी। तो जब हम यहाँ पर इसको ये चलाते हैं ना, तो ये रिटर्न करके देता ओवरऑल पूरी एक जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी एवरेज सैलरी। हमें किस एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए थी? जिस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चेक हो रहा हो उसका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। तो हमने क्या किया जनाब, जो आउटर क्यूरी थी उसको एक ऑब्जेक्ट से मेंशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, वो एक टेबल जो कि आउटर क्यूरी में, वही टेबल इसमें भी इंप्लीमेंट हो रहा है। तो कंपाइलर को कोई ना कोई तो डिफरेंस चाहिए ना, तो हमने इस एम्प्लॉय को ई से मेंशन कर दिया, उस एम्प्लॉय को एज इट इज रहने दिया। तो अब यहाँ पे कंडीशन में नहीं पता चल रहा कि भाई कंपाइलर को कि भाई वो ये कंसीडर कर रहा है कि ये दोनों वैल्यू इसी टेबल की, एक्चुअल में तो इसी टेबल की है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमें स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाइज इनर क्यूरी को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। तो ये इनर क्यूरी जो है वो 3 दफा एग्जीक्यूट हो रही है तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको एलियास से सेपरेट कर लिया। तो अब ये क्या कर रहा है कि भाई ये वाली जो चीज है वो रेफरेंस है किसका? आउटर क्यूरी के टेबल का, और ये जो रेफरेंस है वो किसका है? वो इनर क्यूरी के रेफरेंस का। तो दिस इज द कोरिलेटेड सब क्यूरी, दिस इज नॉट अ सब क्यूरी सिंपल, दिस इज द कोरिलेटेड सब क्यूरी। और सब क्यूरी और कोरिलेटेड सब क्यूरी को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है जनाब, आप जो है वो इनर क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देख लो। अगर इसने कुछ भी रिटर्न करके दे दिया तो इसका मतलब ये सिंपल सब क्यूरी है। लेकिन अगर इसने कुछ ऐसा एरर दिया कि मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर का, तो जनाब आप आंखें बंद करके मान लिया हो कि ये को रिलेटेड सब क्यूरी है, कि ये वाली क्यूरी जो है वो इसके बिहाफ पर रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रही है। अब यहाँ पे सिनेरियो ऐसा नहीं है कि ये इनर क्यूरी आपको कोई एक वैल्यू रिटर्न करके दे रही है और आउटर क्यूरी सिंपल इससे मैच करिए, नहीं। ठीक है जनाब, यहाँ तक मुझे फाइनली एक्नॉलेज कर दो
कि कोई अगर सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो मुझे एक्नॉलेज कर दो, फिर मैं अपनी मीटिंग को यहाँ पे एंड करता हूँ। हम लोग अपने सेकंड सेशन पे मिलेंगे फिर। गर्ल्स आप लोगों को क्लियर है? सर अभी तक हमने 2 लेवल सब क्यूरी पढ़ी है अभी, मतलब आप जो पढ़ जी, मैक्सिमम 2 लेवल सब क्यूरी और साथ में को रिलेटेड सब क्यूरी। ओके। बस मुझे सिर्फ इतना एक्नॉलेज कर दो कि आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया कि सिंपल क्यूरी और सब क्यूरी क्यों लगाई जाती है, और सब क्यूरी और को रिलेटेड सब क्यूरी में क्या फ़र्क है, और सब क्यूरी के अंदर लेवल किस तरीके से पास करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मुझे सिर्फ इसकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। एक्नॉलेज सर कर इसे देते हो? दोबारा बता दूं? क्या चीज़ दोबारा बता दूं? ये सब क्यूरीज। देखो, सब क्यूरी हम इसलिए लगाते हैं, मैं समराइज करके बता दूं, कि कुछ कंडीशन हमारे पास, कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें स्पेसिफिक वैल्यू नहीं पता होती। अगर एम्प्लॉय के टेबल में अगर आप लोगों से कहता कि भाई मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दो जिसकी सैलरी जो है वो 2000 की सैलरी से बड़ी है, तो हमें पता है कि भाई सैलरी का जो कॉलम है वो इंटीजर टाइप है, और जो हमें रिक्वायरमेंट जो वैल्यू दी गई है वो भी इंटीजर टाइप है। तो ये तो सिंपल क्यूरी से पॉसिबल होगा कि आप सैलरी इक्वल टू 2000 कर दोगे। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, रिट्रीव करने को कहा जा रहा है, कंडीशन क्या है कि भाई फिल्टर आउट करने को कहा जा रहा है इंटीजर टाइप वैल्यू से, और आपको जो वैल्यू पता है वो स्ट्रिंग टाइप है। जब भी वैल्यू डिफरेंस हो जाए तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको मैच नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी इक्वल टू एडम तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि एडम जो है वो एक स्ट्रिंग नेम है और सैलरी क्या है, एक इंटीजर टाइप है। तो टाइप जो है वो क्लैश हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप जो है वो सैलरी को, आपको तो सिर्फ एडम पता है ना, तो आप क्या करते हो कि भाई सेलेक्ट कर दो नेम और सैलरी एम्प्लॉय के टेबल में से जिसकी सैलरी ग्रेटर होनी चाहिए। अब आपको सिर्फ एडम पता है, तो आपने क्या बना दिया, एक लेवल ऑफ क्यूरी बना दिया कि ये क्यूरी ऐसी है कि जो रिटर्न करके देगी एडम के बिहाफ पर उसकी सैलरी, और वो वैल्यू कौन कैच करेगा, आपकी आउटर क्यूरी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या, ये वाली क्यूरी क्या रिटर्न करके देगी, 2000, और वो 2000 क्योंकि इंटीजर टाइप है तो इसकी टाइप भी इंटीजर है, दोनों आपस में मैच कर जाएंगी और इसके बिहाफ पर मुझे एक रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि सिंगल क्यूरी से पॉसिबल नहीं था। अब जनाब अगर आप लोगों के पास इसमें एक और लेवल की रिक्वायरमेंट कब आएगी, जब आप लोगों से उसमें कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन आ जाए कि भाई मुझे चाहिए था नेम और सैलरी उन लोगों का जिनकी सैलरी एडम की सैलरी से बड़ी है, और मैं चाहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड मिले जो कि एडम के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अब एक सैलरी की कंडीशन थी और साथ साथ एक डिपार्टमेंट नंबर की कंडीशन थी। अब ना तो हमें एडम का डिपार्टमेंट पता था, ना तो हमें एडम की सैलरी पता थी, हमें सिर्फ पता था एडम। तो हमने एडम के बिहाफ पर एक लेवल बनाया सैलरी के लिए, और एंड के क्लॉज से एम्बेड कर दिया, जोड़ दिया, और एक लेवल बना दिया डिपार्टमेंट के लिए। तो ये वाला जो लेवल है ये रिटर्न मुझे करके देगा डिपार्टमेंट, हमें पता चल गया एडम का डिपार्टमेंट 30 था। और ये वाला जो लेवल है फर्स्ट लेवल, जो कि हमें एडम के बिहाफ पर उसकी सैलरी ला के दे रहा है। अब जनाब यहाँ पर देखिए, सैलरी भी हमें मिल गई और डिपार्टमेंट भी मुझे मिल गया। ठीक है, और इस हमें जब जो दो वैल्यू मिल गई तो इसने आउटर क्यूरी ने क्या कर दिया, मैच कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, 2 लेवल ऑफ सब क्यूरी है। कोरिलेटेड सब क्यूरी का क्या मतलब है कि अब हमारे पास कंडीशन, पहले तो हमने ये कंडीशन दी कि भाई ये तो सिंपल सब क्यूरी थी, इसकी मिसाल क्या है कि भाई हमने सिर्फ सब क्यूरी को एग्जीक्यूट किया तो इसने ओवरऑल तमाम एम्प्लॉयज की सैलरी का एवरेज निकाल के हमें दे दिया, और एवरेज को हमने एक लेवल में बाइंड कर दिया। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट एग्रीगेट फंक्शन जो है वो वेयर के साथ नहीं लिख सकते, ये अलाउ ही नहीं है। तो हमने क्या बना दिया, सैलरी इज ग्रेटर देन एक लेवल बना दिया, फर्स्ट लेवल। तो ये तो सिंपल सब क्यूरी की एग्जाम्पल थी। कोरिलेटेड में हमारे पास क्या कंडीशन थी कि हम ये चाह रहे थे कि भाई इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी काउंट करें। अब जितने भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट थे, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास टोटल कितने डिपार्टमेंट थे, 20, 30 और 10। अब तीनों डिपार्टमेंट के लिए इनर क्यूरी रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगी, पहले चेक करेगी इन दोनों डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी, और फिर डिसीजन लेगी कि भाई जो भी एवरेज सैलरी आ रही है उनमें से
इन दोनों एम्प्लॉय में से किसकी सैलरी है जो उस एवरेज सैलरी से बड़ी है। फिर वही वाला काम 20 के लिए होगा, वो वाला काम 30 के लिए होगा। ये रिपीटेडली एग्जीक्यूशन है, तो ये सिंगल क्यूरी से पॉसिबल नहीं है, वो यानी सिंपल सब क्यूरी से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमने को रिलेटेड सब क्यूरी बनाई, और को रिलेटेड सब क्यूरी के लिए हमें एलियास को यूज करना जरूरी होता है, ताकि वो इनर क्यूरी के टेबल को आउटर क्यूरी के टेबल के ऑब्जेक्ट से क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था वो को रिलेटेड के बिहाफ पर आ रहा था। तो ये इंडिविजुअल हर डिपार्टमेंट में से एक एक लोगों को पिक कर रहा था, और उन लोगों को पिक कर रहा था जिनकी सैलरी इनके अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से बड़ी थी। ठीक है भाई, ये अभी तक की हमारी समरी थी, और आई होप कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ नहीं होंगी तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी मीटिंग को ऐड कर रहा हूँ, तो आप लोग ओके। जो है वो ज्वाइन करना 2:30 बजे तक के ज्वाइन करना, ठीक है। सर 3:30 तक ऑफ कर दिएगा सर। हाँ कर देंगे। ओके सर। ओके सर, ओके। चलो ओके, थैंक यू।